2 अगस्त 1981 की तारीख आधी रात से ठीक पहले की बात। प्रिमरोज नामक एक मालवाहक जहाज मुर्गी का चारा लेकर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफर कर रहा था। खराब मौसम और कुछ कंफ्यूजन के चलते जहाज भटक गया और सुबह पता चला कि जहाज एक द्वीप की चट्टान से टकराया है। सूखी जमीन देखकर जहाज के कैप्टन को हिम्मत मिली। सामने एक बड़ा सा टापू था जिसमें मीलों लंबा बीच था। जहाज टापू से नजदीक था लेकिन समुद्र में काफी हलचल थी, इसलिए लाइफ बोट उतरना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि जहाज के डूबने जैसा कोई खतरा नहीं था, इसलिए कप्तान ने फैसला किया कि जहाज पर ही रुककर मदद का इंतजार करेंगे। कुछ दिन गुजरे। एक दिन शिप के वॉच टावर में खड़े होकर एक स्टाफ को कुछ लोग दिखाई दिए। उसने देखा कि कुछ लोग टापू के जंगलों से उस ओर आ रहे हैं। पहले तो उसे लगा कि शिपिंग कंपनी ने रेस्क्यू के लिए लोग भेजे होंगे, फिर उसने अच्छे से देखा तो ये आम आदमी नहीं थे। छोटे कद के थे लेकिन तगड़े आदमी जिनके घुंघरालू बाल थे। इनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहन रखे थे सिवाय एक बेल्ट जैसी चीज के जो उनके कमर से बंधी थी। साथ ही इन लोगों ने भाले और धनुष तीर पकड़ रखे थे जिन्हें वो हवा में लहरा रहे थे। उस वक्त वहाँ से कोसों दूर हांगकांग में रेजेंट शिपिंग कंपनी के ऑफिस में फोन की घंटी बजी। फोन उठा। सामने से प्रिमरोज की कप्तान की कांपती हुई आवाज आई। 50 की आसपास जंगली लोग लकड़ी की नाव से जहाज पर हमला करने आ रहे हैं। शाम तक ये शिप पर चढ़ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, जल्दी हेलीकॉप्टर भेजकर हथियार गिराओ। इस बातचीत से ऐसा लग रहा था कि मानो कि 18वीं सदी का कॉल 20वीं सदी में आ गया हो। लेकिन इसका कारण भी था। जिस टापू के किनारे प्रिमरोज रुका था उस टापू पर सदियां कभी बीती ही नहीं थी। बहरहाल ये कॉल आते ही कंपनी के ऑफिस में हंगामा मच गया। बात हांगकांग सरकार तक पहुंची। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि लगता है कि प्रिमरोज का कप्तान पागल हो गया है। अगले ही दिन प्रेस में खबर छपी कि इस द्वीप के लोग आदमखोर और इंसान को मार कर खा जाते हैं। इधर शिप पर हालात खराब थी। एक प्लेयर गन, कुछ पाइप, जिसको जो मिला वो पकड़ कर ले आया। इनका इस्तेमाल कर 24 घंटे तक ये लोग खुद की रक्षा करते रहे। टापू के लोग शिप पर तीर चला रहे थे लेकिन तेज हवा के चलते तीर जहाज तक नहीं पहुंचे। ऊपर से शिप की ऊंचाई के चलते कोई चढ़ भी नहीं पाया। एक हफ्ते बाद इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा। रस्सी से चढ़ाकर शिप में मौजूद लोगों को बचाया गया। जहाज वहीं खड़ा रहा। डिसमेंटल करने के लिए एक कंपनी को ठेका मिला। उनके वर्कर वहां पहुंचे तो उन पर भी हमला हुआ। फिर कुछ समय बाद सब शांत हो गया। जंगल से लोग आते रहे लेकिन वक्त के साथ उन्होंने हमला करना बंद कर दिया। आज भी जहाज को मैप में देखा जा सकता है। जिस टापू पर ये सब हो रहा था वो भारत के अंडमान द्वीप समूह का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है और जिन लोगों ने हमला किया उन्हें सेंटिनली आदिवासी कहा जाता है। भारत का ये वो इलाका है जिसका 60,000 सालों से सभ्यता से पाला नहीं पड़ा। यहाँ न कोई जा सकता है न इन लोगों से मिल सकता है। आज आपको बताएंगे कि भारत की उस आदिवासी समुदाय के बारे में जिनका पाला आधुनिकता से नहीं पड़ा, जिनके इलाके में पैर रखना तक मुश्किल है। क्या है इनकी कहानियाँ। दोस्तों तो बात शुरू होती है 1296 में। मार्को पोलो ने अपने संस्करण में लिखा कि अंडमान के ये लोग आदमखोर होते हैं। इनके तेज दांत, लाल आंखें होती हैं और ये जिसे देखते हैं मार डालते हैं। मार्को पोलो ने ये लिख तो दिया लेकिन इतिहासकार नहीं मानते कि उसने कभी अंडमान पर पैर रखे। संभव है कि पोलो ने जो भी लिखा वो सब सुनी सुनाई बात थी। बहरहाल नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का आधिकारिक जिक्र 1771 में मिलता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज सर्वे करने के लिए यहाँ पहुँचा था। इन लोगों ने द्वीप पर आग जली देखी लेकिन वहाँ उतरे नहीं। आधुनिक मनुष्य का पैर इस आइलैंड पर साल 1867 में पड़ा। तभी एक मालवाहक जहाज द्वीप के किनारे क्रैश कर गया था। शिप के 86 लोग द्वीप पर उतरे। उन्हें द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों का कुछ पता नहीं था। 3 दिन बाद एक सुबह जब वे नाश्ता कर रहे थे तब उन पर अचानक हमला हुआ। बड़ी मुश्किल से ये लोग जान बचाकर भागे और तब कंपनी के एक जहाज ने इन्हें रेस्क्यू किया था। सेंटिनली लोगों और आधुनिक मनुष्य का पहला कांटेक्ट 1880 में हुआ जब रॉयल नेवी के अफसर मॉरिस पोर्टमैन अपने टीम को लेकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तक पहुंचे। बहुत दिनों की खोज के बाद इन्हें एक बूढ़ा, एक औरत और 4 बच्चे मिले जिन्हें ये किडनैप कर अपने साथ पोर्ट प्लेयर ले आए जो अंडमान का एक मुख्य जिला है। आदमी और औरत कुछ दिनों में ही मर गए। बच्चों की भी तबीयत खराब होने लगी तो पोर्टमैन ने उन्हें वापस द्वीप पर छोड़ दिया। इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं हुई। 1886 में काला पानी से भागकर एक जुगारू नाव के जरिए कोई कैदी इस आइलैंड तक पहुंचा था। कुछ रोज बाद एक
सर्च पार्टी उसके पीछे पीछे आई तो उन्हें उसकी लाश मिली जिस पर तीर के निशान थे और गला रेता गया था। इसके बाद लगभग 70 साल तक कोई इस आइलैंड के नजदीक नहीं गया। इसी कारण से भारत सरकार की तरफ से भी इस आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। फिर बाद में सरकार ने कुछ शोधकर्ताओं को आइलैंड तक जाने की इजाजत दी। 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित इस आइलैंड तक पहुँचे। वो एक सरकारी दस्ते के साथ पहुँचे थे। उनकी नाव आइलैंड तक पहुँची। दूरबीन से देखा तो सेंटिनली आदिवासी दिखाई दिए, लेकिन बोट देखते ही वो जंगल की ओर भाग गए। टीएन पंडित और उनकी पार्टी ने कदमों के निशान का पीछा किया। अंदर जंगलों में उन्हें 18 झोपड़ी दिखाई दी। पहली बार इन लोगों के बारे में कुछ पता चल रहा था। झोपड़ियां घास और लकड़ी की बनाई गई थी। अंदर आग जल रही थी। वहाँ शहद और लकड़ी के कुछ बर्तन थे। कुछ भाले और तीर भी मिले। तीर की नोक पर लोहा लगा था, जिससे पता चलता है कि ये लोग मेटल से वाकिफ थे। इन लोगों की किसी आदिवासी से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन वहाँ कुछ मेटल के बर्तन और नारियल जरूर छोड़ा है। 1970 तक ये इलाका सरकारी पहुंच से बाहर रहा। फिर 1970 में सरकार ने तय किया कि कम से कम निशानदेही जरूरी है। इसलिए 1970 में वे सर्वे के लिए आई एक पार्टी ने द्वीप पर एक पत्थर लगाया जिसमें लिखा था कि ये द्वीप भारत का हिस्सा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस आइलैंड के चर्चे हुए तो 1974 में नेशनल जियोग्राफी की एक टीम ने डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई, लेकिन जैसे ही उनकी नाव आइलैंड के नजदीक पहुंची उन पर तीर चलने लगे। एक तीर सीधा डायरेक्टर को लगा। जिस आदिवासी ने तीर चलाया वो जोर से हंसा और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। टीम वापस लौट आई। 3 दिन कोशिश के बावजूद टापू के किनारे तक पहुंच। यहाँ उन्होंने कुछ गिफ्ट छोड़े, कुछ नारियल, कुछ बर्तन, कुछ प्लास्टिक के खिलौने और एक गुड़िया छोड़ी। ये देखने के लिए कि आइलैंड के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। पार्टी ने देखा कि लोगों ने बर्तन और नारियल तो ले लिया, लेकिन प्लास्टिक की गुड़िया और खिलौनों को जमीन के अंदर गाड़ दिया। उसी साल नेशनल जियोग्राफिक में सेंटिनली आदिवासियों की पहली तस्वीर छपी। नीचे लिखा था, जहाँ शब्द नहीं तीर बोलते हैं। इसके बाद 70 और 80 के दशक में कई बार सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई। गिफ्ट लेने के लिए सेंटिनली लोग तैयार थे, लेकिन कोई ज्यादा नजदीक पहुंचने की कोशिश करता तो बदले में तीरों से स्वागत होता था। सेंटिनली लोगों से एकमात्र कांटेक्ट साल 1991 में हुआ था। तब एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक टीम द्वीप पर पहुंची। इस टीम में टीएन पंडित और मधुशाला चट्टोपाध्याय भी शामिल थी। मधुशाला के रूप में पहली बार सेंटिनली लोगों का सामना एक महिला से हो रहा था। इसका असर भी दिखा। तोहफे लेने के बाद एक आदिवासी पुरुष ने मधुशाला की ओर तीर धनुष तान दिया। उसी समय एक आदिवासी महिला ने पुरुष को धक्का देकर तीर चलाने से रोक दिया। इस दौरान पहले टीम की तरफ से पानी में बहाकर नारियल दिए गए। फिर बाद में सेंटिनली लोग कुछ नारियल हाथों से लेने के लिए भी तैयार हो गए। इसके बाद भी कई बार सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन 1996 में सरकार ने इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। 2004 में सुनामी के बाद इस आइलैंड का हवाई मुआयना किया गया तो पता चला कि ये लोग सुनामी से बच गए थे। सरकार की तरफ से खाने के कुछ पैकेट भी गिराए गए, लेकिन हेलीकॉप्टर देखते ही आदिवासियों ने तीर चलाने और दिखाने शुरू कर दिए। मतलब साफ था, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। भारत सरकार की तरफ से इस इलाके में जाने की पूरी तरह से बैन है, लेकिन 2006 में कुछ मछुआरे यहाँ केकड़े पकड़ने चले गए थे। 3 दिन बाद उनकी लाश बीच पर दिखी। उन्हें बांस से लटकाकर बीच पर खड़ा कर दिया गया था, मानो एक चेतावनी सी जारी की गई थी। लाश वापस लेने जाने की कोशिश हुई, लेकिन उस टीम पर भी आदिवासियों ने तीर से हमला किया। क्योंकि सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करना मना है, इसलिए भारत सरकार का कोई नियम भी यहाँ लागू नहीं होता। मतलब इस इलाके में गए और मारे गए तो खुद की जिम्मेवारी होगी। साल 2018 में जब एक ईसाई मिशनरी ने यहाँ पहुंचकर इन लोगों से मिलने की कोशिश की, जॉन एलन नाम का एक अमेरिकी नागरिक गैर कानूनी रूप से यहाँ पहुंचा। उससे उम्मीद थी कि वो गॉड का वचन इन तक पहुंचाएगा। 15 नवंबर को जॉन एलन यहाँ पहुंचा। 2 बार उसने गिफ्ट देने और गीत गाकर उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जॉन एलन के खत के अनुसार आदिवासी या तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे या हंस रहे थे। 17 नवंबर को जॉन एलन आखिरी बार आइलैंड तक पहुंचा और वहीं रुक गया। उसने बोट वाले से वापस लौट जाने को कहा। बोट वाले ने बताया कि उसने आदिवासियों को जॉन एलन को घसीट कर ले जाते देखा और फिर अगले दिन उसकी लाश
बीच पर लटकी हुई मिली। भारत की तरफ से कई कोशिश हुई कि जॉन एलन के शरीर को वापस लाया जाए, लेकिन जो भी गया उसका तीरों से स्वागत हुआ। दोस्तों, इन सारी घटनाओं के बाद हमें इनके बारे में कुछ बातें पता चली। पहली बात ये कि ये लोग आदमखोर नहीं हैं, क्योंकि आदिवासी मारे हुए साथियों की हड्डियों गले में पहनते हैं। दूसरा ये कि लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं और जमीन पर सोते हैं। तीसरा ये कि इनमें आदमियों और औरतों की ऊंचाई लगभग 5 फुट के आसपास होती है। चौथा ये कि ये लोग आग जलाना नहीं जानते, बल्कि बिजली गिरने पर चिंगारी को संभाल कर रखते हैं और उसी से काम चलाते हैं। पांचवा ये कि ये लोग खेती नहीं करते, बल्कि आदि मानव की तरह शिकार और खाना इकट्ठा करते हैं। छठा ये कि इनकी भाषा अंडमान की बाकी भाषाओं से बिल्कुल अलग है। सातवां ये कि इस इलाके में 50 से 200 के बीच लोग रहते हैं। आठवां ये कि ये नाव चलाना जानते हैं, लेकिन तैर नहीं सकते। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन आदिवासियों से कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर इनको इन्हीं की स्थिति पर इनकी इस दुनिया में छोड़ देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के मिस्टीरियस और फैक्ट लेवल वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इस आइलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।